गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। लेकिन उसके पहले स्टीव जॉब्स का एक स्टेटमेंट, इफ यू रियली लुक क्लोजली मोस्ट ओवरनाइट सक्सेसेस टुक अ लॉन्ग टाइम। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कई सारे लोगों के बारे में जिनके बारे में आपको लगता है कि इन्हें अचानक से सक्सेस मिल गई है, वो भी बहुत बड़ी, विल गेट टू नो कि उन्होंने काफ़ी टाइम और मेहनत इन्वेस्ट की है। बिल्कुल यूपीएससी के सिलेक्शन के समय ही ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि अरे वाह ये तो आईएएस बन गया, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में बंद कमरों में जो मेहनत की गई होती है, किताबों के साथ जो जद्दोजहद होती है, उसे बहुत कम लोग ही रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। खैर लगे रहिए, आपको भी ऐसी ही एक अचानक से सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। यूँ तो हमें कई सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं कि हेडलाइंस में क्या है। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलेगी, जहां पर कतर में 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी सुना दी गई है। आखिर ये डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सज़ा उन्हें क्यों दी गई है और ये कौन लोग हैं, क्या एक्चुअली में रीज़न है। आरोप लगाया गया है इन 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स के ऊपर जासूसी का। एक्चुअली में ये 8 नेवी ऑफिसर्स अब जो कि राइट नाउ एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे, पिछले साल से ही कतर पुलिस के कस्टडी में थे। ये लोग दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंट सर्विसेज के एम्बिट में अपनी जॉब कर रहे थे। इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने सेंसिटिव जो जानकारी है उसको लीक किया, और इसी आरोप में ना केवल इन 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, बल्कि 2 कतर के ऑफिशियल्स को भी बुक किया गया और इनके ऊपर केस चला दिया गया। इस खबर के आ जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि वो डीपली शॉक्ड हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या लीगल ऑप्शंस हो सकते हैं इन 8 ऑफिशियल्स को बचाने के। ये भी कहा गया कि कतर की अथॉरिटीज़ के साथ इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस पूरे मामले को उठाएगी। तो एक्चुअली में 30 अगस्त 2022 को ही इन 8 इंडियन ऑफिसर्स के ऊपर आरोप लगा दिए गए थे कि ये लोग जासूसी में इन्वॉल्व हैं और कतर की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं। एक्चुअली में ये जो कंपनी है जिसके साथ ये लोग एसोसिएटेड थे, दैट वाज दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंट सर्विसेज। ये इन्वॉल्व होती है, ये सबमरीन्स वगैरह डेवलप करते हैं और उसी में ये लोग काम कर रहे थे। तो मार्च 2023 में इनके अगेंस्ट में जो ट्रायल है वो शुरू होता है। 1 अक्टूबर को जो इंडियन एम्बेसडर हैं वो जाकर इनसे जेल में मुलाकात भी करते हैं और फाइनली 26 अक्टूबर को इन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई। ये जो 8 लोग इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनुकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर राजेश। ये 8 लोग हैं जो इसमें अभी इनके नाम जो हैं वो पब्लिक हुए हैं, तो वही मैं आपके सामने ले रहा हूँ। तो ये पूरा मामला इसी पर्सपेक्टिव से गया है। बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स तो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। अभी जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसमें यही बताया गया है कि इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कतर की जो भी सेंसिटिव जानकारी है उसे लीक करने का, मोस्ट प्रोबेबली टू दिस कंपनी। ठीक है, अब ये एक्चुअली में मामला क्या है वो हो सकता है ओवर द टाइम और डिटेल्ड मैनर में हमारे सामने आए। राइट नाउ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है। अलग अलग ऑप्शंस कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि कतर में ही जो अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाना। इसके अलावा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट हो सकता है, जहां पर इन्हें माफ़ करने की बात की जाए। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो और ऑप्शंस पॉलिटिकल लेवल पे भी एक्सप्लोर कर सकती है कि प्राइम मिनिस्टर सीधे बोल दें कि भाई इनको पार्डन कर दो, या फिर हम डिप्लोमेटिक तरीके से जाएंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको भी मुश्किल होगी, या फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे कतर की घेरेबंदी कर सकते हैं। एक पाकिस्तान का भी एंगल जोड़ा जा रहा है कि आईएसआई इन्वॉल्व है इनको फंसाने में। खैर वो एंगल बहुत अभी एक्सप्लोर्ड नहीं है, तो बहुत सारी और बातें निकल के आएंगी कि आखिर इस पूरे मामले में क्या होने वाला है। अभी तक जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है वो मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा दी है। बिल्कुल सेम आर्टिकल आपको यहाँ पर भी मिलेगा, द इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइंस में भी मिलेगा। तो इसे तो हमने देख लिया। अब देखिए हमारा जो पहला आर्टिकल है वो वुमेन मैरिज एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन के बारे में है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट्स यानी कि बड़े स्तर पर अगर आप देखें तो जो विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जिसे आप LFPR बोलते हैं, वो धीमे धीमे निगेटिव डिक्लाइनिंग पोजीशन दिखा रहा है।
और ऐसा कई सारे कारणों से होता है। विमेन का इंट्रा और इंटर हाउस होल्ड बार्गेनिंग पावर जो होती है वो घट जाती है अगर वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का पार्ट नहीं है तो, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो कंट्री की हो रही है उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन गिर जाता है। अगर आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा हो जिसमें एक विमेन कहती हैं कि उन्हें जॉब नहीं चाहिए, लेकिन जॉब मिलने के बाद जो इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है वो चाहिए, वो आज़ादी चाहिए, ओवरऑल आज़ादी चाहिए। अगर कोई विमेन जॉब कर रही होती है तो उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, ना केवल घर के भीतर बल्कि घर के बाहर भी। और जब वो जॉब नहीं करती तो उनकी ये पावर कम हो जाती है। विमेन का जो लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन है वो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से भी जो घरों में डिसीजन मेकिंग पावर होती है उनकी वो बढ़ा देता है, और उनकी बार्गेनिंग पावर यानी कि किसी भी बात को मनवाने की कैपेबिलिटी इनहेंस हो जाती है। क्लॉडिया गोल्डन, उन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज इसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए दिया गया इस साल का, जिस पर हमने विस्तार से बात की भी थी। उनकी रिसर्च में इस बात को हाईलाइट किया गया कि लेबर मार्केट में जो जेंडर डिस्पैरिटी है ये इतिहास में काफ़ी पहले से देखी जा रही है, और क्लॉडिया गोल्डन ने जो इवेल्युएशन किया था उसमें उन्होंने 200 सालों में जो विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसे इवेल्युएट किया था। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो पूरी दुनिया में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो रिलेटिवली कम रहा है। अगर आप ग्लोबल LFPR देखेंगे दैट विल बी अराउंड 47%, मतलब जो महिलाएं काम कर सकती हैं उसमें से मुश्किल से 47% ही जॉब में जाती हैं। डेवलपिंग नेशंस में तो ये मामला और भी ज़्यादा खराब है। ये वुमेन की ग्रोथ और कैपेबिलिटीज़ को प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा हिट होती हैं मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन के पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। यहाँ पर एक डाटा और एक्सप्लोर किया गया है कि जो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस जॉब का है, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो इनका जो पार्टिसिपेशन है मैरिड वुमेन का वो कंपैरेटिवली कम है यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस के कंपैरिजन में। मे भी आपको ये समझ में ना आया हो तो सबसे पहले मैं आपको यूपीएस बता देता हूँ। यूपीएस क्या होता है? ये एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट को इवेलुएट करने का एक तरीका है। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में क्या होता है कि जो सर्वेयर हैं वो घर घर जाते हैं और ये पूछते हैं कि भाई आप क्या जॉब कर रहे हो या आप क्या जॉब करने के लिए एलिजिबल हो। जब वो डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं तो वो पिछले 365 दिनों का डेटा कलेक्ट करते हैं। 365 दिनों में अगर किसी भी विमेन ने 182 दिन या उससे ज्यादा काम किया है तो मान लिया जाता है कि उनके पास यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट का है। 6 महीनों से ज्यादा अगर किसी महिला को जॉब मिल गया तो वो यूपीएस के तहत एम्प्लॉयड मान ली जाती हैं। अब यहां पर यह भी होता है कि मान लीजिए वो विमेन 12 महीने नहीं बल्कि 8 महीने ही जॉब के लिए अवेलेबल थी और उसमें से अगर उन्हें 4 महीने से ज्यादा का जॉब मिल गया तब भी मान लिया जाता है कि वो यूपीएस के तहत एम्प्लॉयड है। ये इन जनरल एम्प्लॉयमेंट का एक बेसिक पैरामीटर है। जबकि जो यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस है जिसको आप यूपीएसएस बोलते हो, ये थोड़ा लिबरल तरीका है एम्प्लॉयमेंट इवैल्यूएशन का, जिसमें अगर किसी महिला ने, सपोज करो महिला पुरुष से सबकी बात होती है, विमेन की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, उन्होंने 1 महीने भी जब वो अवेलेबल थी 365 दिनों में उन्होंने जॉब कर ली तो ये मान लिया जाएगा दैट शी वॉज एम्प्लॉयड। इन जनरल असल एम्प्लॉयमेंट तो तब माना जाता है ना जब आप यूपीएस के तहत एम्प्लॉयड हो, मतलब 6 महीनों से ज्यादा आपने काम किया हो। यहां पर हम देखते हैं कि जो उनका पार्टिसिपेशन रेट है वो काफी कम है, जबकि यूपीएसएस में उनका पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है। मतलब वो शॉर्ट टर्म जॉब में ज्यादा जा रही हैं, वो लॉन्ग टर्म जॉब्स नहीं कर पा रही हैं। ये हमें मैरिड विमेन में ट्रेंड देखने को मिला है। जो फीमेल LFPR है वो मैरिड विमेन में 25 से 49 साल के बीच में देखा गया और वो काफी कम है। जो एग्रीकल्चर है वो डोमिनेंट सेक्टर रहा है फीमेल एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो अक्सर जो फील्ड्स हैं उनमें जाके काम करती हैं। फैक्टर्स जो विमेन का पार्टिसिपेशन अफेक्ट करते हैं, देखिए अक्सर उनके पास लिमिटेड एजुकेशन होती है, फैमिली की जिम्मेदारी आ जाती है, सोसाइटल डिसअप्रूवल विमेन को लेकर रहता है, शादी हो गई तो घर में रहो, काम करने क्यों जाओगे। दूसरा कि अगर वो विमेन काम करने जाने भी लगें तो घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो उनके ऊपर से हटती नहीं। वो सुबह नाश्ता बनाएं, खाना बनाएं, उसके बाद काम करने जाएं, लौट कर आए तो फिर से खाना बनाएं और लोगों को खिलाएं। अब इसके बीच में जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो जो वैसे तो देखो जो महिलाएं होती हैं, विमेन होती हैं, वो जब शादी नहीं हुई होती है तब भी घर की जिम्मेदारियां उठाती हैं, लेकिन जैसे ही उनका विवाह होता है उसके बाद जो डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं और कल्चरल बैरियर्स भी आ जाते हैं कि बहू हो, घूंघट करके घर में रहो, काम करने क्या जाओगी। इससे विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में बहुत लिमिट हो जाता है।
फर्दर वो हमेशा ये कोशिश करती हैं कि उन्हें फ्लेक्सिबल आवर्स में काम मिले, घर के नज़दीक में काम मिले। अब ऐसे काम हर जगह अवेलेबल थोड़ी है। जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। जो मैरिड वुमेन है उन्हें लोग जॉब नहीं देना चाहते, कैरियर चॉइसेस लिमिट हो जाती हैं, इनकम अच्छी नहीं मिलती तो लोग नहीं जाने देते, बहुत पैसे मिल रहे हैं तो जाने देंगे। मैरिज अगर पहले हो गई तो वैसे ही मामला खत्म हो जाता है। अगर उन्हें बच्चा प्लान करने का मन बना लिया तो वैसे भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई। एक बात और देखी गई, थोड़ी सी स्ट्राइकिंग है, आप ध्यान देना, वो वुमेन जो पढ़ी लिखी नहीं है वो ज्यादा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं आफ्टर मैरिज कंपैरिजन टू वेल एजुकेटेड वुमेन। मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं अक्सर विवाह के बाद जॉब नहीं करती, जबकि जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है वो जॉब करती हैं। ये थोड़ा स्ट्राइकिंग फैक्ट है बट इंटरेस्टिंग है। तो ये पूरा इवैल्यूएशन आपने देखा और आपको एक इंसाइट मिली होगी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में विद कॉन्टेक्स्ट टू वुमेन। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इंडिया EU के एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज के बारे में है जो कि गल्फ ऑफ गिनी में हुआ। गल्फ ऑफ गिनी एक्चुअली में अफ्रीका की जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर देखने को मिलेगा। ये वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है, इसके साउथ में आपको गल्फ ऑफ गिनी मिलेगा। यहीं पर इंडिया और EU की नेवल फोर्सेस ने एक्सरसाइज कंडक्ट करी। ये पहली ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है जिसमें एक ओर तो इंडिया रहा, दूसरी ओर EU मेंबर स्टेट जैसे कि इटली, फ्रांस और स्पेनिश शिप्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंडिया की ओर से INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया था। जो एक्टिविटीज हैं इसके जरिए इंडिया और EU इन कोस्टल स्टेट्स को जो अफ्रीका के हैं सपोर्ट करने का एक प्रयास कर रहे थे। याओंडे आर्किटेक्चर को ये सपोर्ट करता है। याओंडे आर्किटेक्चर में आप देखो कि इन जनरल जो सेंट्रल अफ्रीका है और जो वेस्ट अफ्रीका है इसके बीच में जो इंटेलिजेंस है उसकी शेयरिंग की जाती है और इसी चीज को फंडामेंटली असिस्ट कर रहा है ये पूरा नेवल एक्सरसाइज भी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज को भी फॉलो किया गया है। फर्दर हम यहाँ पर देखते हैं अगला आर्टिकल जो कि व्हाइट फॉस्फोरस के यूज की लीगैलिटी को लेकर है। ह्यूमन राइट वॉच ने ये बोला कि व्हाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है गाजा में बाय द इजराइल। इसमें एक सफेद कलर का पाउडर होता है जिसको व्हाइट फॉस्फोरस कहा जाता है। उसे आसमान से बिखेर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में और जैसे ही वो कांटेक्ट में जाता है ऑक्सीजन के, बहुत ही तेजी से वो बर्न कर जाता है, जलने लगता है। इससे ना केवल बहुत हाई टेम्परेचर बढ़ जाता है बल्कि लॉन्ग टर्म इंजरीज भी हो जाती हैं। सिविलियंस अक्सर इसकी चपेट में आ जाते हैं। 2008-9 में जब गाजा वॉर हुआ था तो वहां पर भी व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया गया। व्हाइट फॉस्फोरस एक पैराफोरिक एजेंट है जो कि अचानक से जलने लग जाता है। इसका इस्तेमाल कई बार आतिशबाजी में किया जाता है और ये जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जाएगा जल जाएगा। यहां पर अगर आप देखो तो इसका जो स्मेल होता है या तो ये व्हाइट या हल्का येलोइश पाउडर होता है। इसका स्मेल आपको जिंजर जैसा लगेगा। ये बहुत ही तेजी से चमकते हुए जलने लग जाता है और जहां पर ये बिखेरा जाता है वहां पर ये 815 डिग्री सेल्सियस की हीट जनरेट कर देता है। मतलब जो भी होगा वो अचानक से जल जाएगा। पैराफोरिक सब्सटेंस वो होते हैं जो अचानक से जल जाते हैं जब भी वो एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की और बोला कि IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर रही है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने जो रिपोर्ट है उसको एक्चुअली में, और जो गोल्डस्टोन की रिपोर्ट है वहां पर IDF के द्वारा ये जो व्हाइट फॉस्फोरस का यूज हो रहा है सिविलियन एरियाज में उसको कंडेम किया। बोला कि आप सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकते। व्हाइट फॉस्फोरस का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत आता है जिसके जरिए सिविलियंस और कॉम्बेटेंट्स के अगेंस्ट में इसके इस्तेमाल को रोका जाता है। कन्वेंशनल सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स में किसी भी ऐसे कंपाउंड के इस्तेमाल को रोका जाता है जो अचानक से आग लगाने वाला हो, इंक्लूडिंग फॉस्फोरस। और जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो भी ऐसे सब्सटेंस को यूज करने पर रोक लगाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें केमिकल वेपन कन्वेंशन के ऊपर जो कि काफी सीरियस कन्वेंशन है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो केमिकल वेपन्स को रोकती है। अप्रैल 29, 1997 में इफेक्टिव हुई थी। 193 कंट्रीज इसका पार्ट है इंक्लूडिंग इंडिया। केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000 हमने बनाया था इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे वैसे तो इंसिडरी वेपन्स को कवर किया जाता है लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस कवर्ड नहीं है। व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल अगर आग लगाने के लिए किया जाता है तो उसे केमिकल वॉरफेयर का पार्ट नहीं माना जाता और इसीलिए कंट्रीज इसका इस्तेमाल कर भी लेती हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स हेग में है, वो इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी लेता है। हमारा अगला आर्टिकल प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के बारे में है। इसके ऊपर एक्चुअली में एक नेशनल इवेंट हो रहा है, इसी रेफरेंस में न्यूज में आया। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना को 2017 में शुरू किया गया था एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत जहां पे विमेन को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जा रहा है। यहाँ पर वेज लॉस जो होता है, अगर विमेन प्रेग्नेंट हो गई तो काम नहीं कर पाती हैं तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए उन्हें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है कुछ हिसाब से कि उनका जो हेल्थ है वो और बढ़िया रहे। अब यहाँ पर देखिए सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन जो सोसाइटी का है उन्हें टारगेट किया जाता है। वैसे तो ये केवल एक बच्चे के लिए है
लेकिन इन केस जो दूसरा बच्चा है वो एक लड़की है तो दूसरे बच्चे के लिए भी मातृवंदन योजना कवर हो जाती है। तो सामान्यतः एक बच्चे के लिए, अगर दूसरा बच्चा लड़की है तो वहां पर भी ये सुविधा मिल जाएगी। 5,000 रुपए प्राइमरली मिलते हैं, 1,000 एक्स्ट्रा मिल जाता है जननी सुरक्षा योजना के तहत। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मिलता है। जैसे ही प्रेगनेंसी को रजिस्टर किया जाता है 1 लाख रुपए पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। दूसरा इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद जब कम से कम एक एंटीनेटल चेकअप हो जाए तब मिलता है, और 2,000 बाकी का जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसका फर्स्ट साइकिल ऑफ इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब मिलता है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो पी नोट इन्वेस्टमेंट के बारे में है। इंडियन कैपिटल मार्केट में जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं उनके जरिए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 6 सालों में सबसे ज्यादा हुआ है, दैट इज 1.33 लाख करोड़। सितंबर एंड का ये डेटा है। ये दिखाता है इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल। बाकी दुनिया का मार्केट काफी वोलाटाइल हो गया है, इस चक्कर में फिर इंडिया में जो लोग हैं वो आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझो कि पी नोट एक्चुअली में क्या होते हैं। सपोज करो एक पर्सन है जिनका नाम राजू है, और जो राजू हैं वो एक्चुअली में बिलोंग करते हैं इटली से। अब ये इटली से जो राजू बिलोंग करते हैं वो इंडिया में आकर पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन वो इंडिया में किसी भी इन्वेस्टमेंट एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर वो कैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे केस में राजेश कांटेक्ट करते हैं महेश से, और महेश से कहते हैं कि भाई साहब हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन हम रजिस्टर्ड नहीं है, तो बताओ क्या करें। तो राजू कहते हैं कि महेश बोलते हैं राजू से कि देखो मैं रजिस्टर्ड हूं, आप अपना पैसा मुझे दे दो, मैं उसके बदले में आपको एक पी नोट दूंगा। पी नोट का मतलब ये होगा कि मेरे इन्वेस्टमेंट में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो पी स्टैंड फॉर पार्टिसिपेटरी नोट, और मैं आपका पैसा लगा दूंगा इंडिया में। तो ये मैकेनिज्म होता है, वो इन्वेस्टर्स जो इंडिया में डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं है वो इंडिया के बाहर से किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ढूंढ के अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुल मिलाकर होता है। जुलाई 2017 से लेकर अभी तक ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो इनडायरेक्ट फॉर्म में पी नोट से इंडिया में आया हुआ है। ये इंडिया की स्टेबल इकोनॉमी को दिखाता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं और अलग अलग एवेन्यूज से आकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके कई सारे फायदे होते हैं। एनोनिमिटी होती है क्योंकि आपका डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं होता, ट्रेडिंग आसान हो जाती है, और काफी अच्छी टैक्स की सेविंग भी हो जाती है। फर्दर ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, और जो इंडियन स्टॉक्स होते हैं वो अंडरलाइंग एसेट होते हैं, वहीं पर लोग अपना पैसा लगाते हैं और कुल मिला के उनके हाथ में इक्विटी आ जाती है, बस वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पे नॉन रेसिडेंट एंटिटीज या इंडिविजुअल्स ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पार्ट होते हैं। जो पी नोट होल्डर्स होते हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार डेटा नहीं रखती कि किसने कहाँ कितना पैसा लगाया है, और सेबी इसके लिए प्रॉपर जो डिलीजेंस प्रोसेस है उसको भी फॉलो करती है। हमारा अगला आर्टिकल उड़ान स्कीम के बारे में है। गवर्नमेंट ने थर्सडे को बताया कि 499 अराउंड 500 नए रूट्स ऑपरेशनलाइज किए गए हैं अंडर उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इस स्कीम को 2016 में लॉन्च किया था 10 सालों के लिए, ताकि एक आम नागरिक इजी और सस्ती दरों पर फ्लाइट्स अवेल कर सके। ऑब्जेक्टिव था रिमोट और रीजनल एरियाज को कनेक्ट करना, ट्रेड, कॉमर्स और टूरिज्म को डेवलप करना, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना एयर ट्रेवल को, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। यहाँ पे ये बोला गया कि 2500 रुपए पर आवर तक आप फिक्स करो अगर 1 घंटे की फ्लाइट है तो, और आपकी जो भी कीमत है आप उसे 50% तक रिड्यूस कर दो। अब इससे तो नुकसान हो जाएगा वो जो फेयर कम जो एयरलाइंस हैं उनको, तो सरकार ने बोला कि यहाँ पे कुछ पैसा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट दे देगी, और इसके लिए एक वायबिलिटी गैप फंडिंग भी तैयार करी गई। इसमें बोला गया कि जो भी पैसा आपका लग रहा है उसमें जो आपको नुकसान हो रहा है उसको 20% शेयर जो है वो सरकार अपनी ओर से दे देगी, ताकि एयर फेयर्स को कम किया जा सके। हमारा अगला आर्टिकल मून की एज के बारे में है। अपोलो 17 1972 में गया था, जहां पर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स लास्ट टाइम चांद पर उतरे थे। तो हैरिसन स्मिथ और यूजिन कैर्नन ये वहां से 243 पाउंड यानी कि लगभग 110 किलो मिट्टी लेकर आए थे। उसे स्टडी किया गया और बताया गया कि चांद जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा पुराना है। एक्चुअली में जो मिट्टी हम लेकर आए वहां पर हमें जिरकॉन मिनरल मिला, और जिरकॉन मिनरल को स्टडी किया गया। ये लूनर रॉक सैंपल था। जिरकॉन क्रिस्टल्स को जब हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि जितना हम चांद को पुराना समझते थे, चांद उससे लगभग 40 मिलियन साल ज्यादा पुराना है। यहां पर चांद जो पूरा यूनिवर्स बनता है, इनफैक्ट सोलर सिस्टम जब बना 4.46 बिलियन ईयर एगो, उसके 110 मिलियन ईयर के विदिन ही सोलर सिस्टम में चांद एग्जिस्टेंस में आ गया था। चांद कैसे बना, इसको लेकर एक हाइपोथेसिस है, मतलब एक कल्पना है। उसमें बताया जाता है कि थिया नाम का एक ऑब्जेक्ट, मे बी कोई एस्ट्रॉइड या एक लगभग प्लैनेट जो मार्स जितना बड़ा था, वो धरती से आकर टकराया, और जब टकराया तो खूब सारा मैग्मा स्पेस में बिखर गया, और आने वाले समय में ये ठंडा हुआ और इकट्ठा होकर मून बन गया। अटॉम प्रोब टोमोग्राफी का इस्तेमाल किया गया है जिरकॉन क्रिस्टल्स को स्टडी करने के लिए।
एटॉम प्रोब टोमोग्राफी का मतलब होता है कि आप किसी कंपाउंड के एटॉमिक स्ट्रक्चर पर जाकर उससे स्टडी करते हो और उसकी एज पता करने की कोशिश करते हो। अगर आप जिरकॉन के क्रिस्टल्स की बात करें तो ये बड़े ड्यूरेबल होते हैं। ये आपको अर्थ, मार्स, मून हर जगह मिलेंगे और ये बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। इन्हीं क्रिस्टल्स के एटॉमिक लेवल को जाकर स्टडी करके इसकी एज को पता किया गया है। सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमें अर्थ के रोटेशन के बारे में और जो क्लाइमेट, हैबिटेबिलिटी, इकोसिस्टम है अर्थ का, चांद का जो उस पर इंपैक्ट होता है, उससे स्टडी करने में और मदद मिलेगी। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में आने वाले समय में मून को एक स्टेपिंग स्टोन स्टेज के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो मून के बारे में हमारी ज़्यादा समझ इन सभी चीज़ों को बेहतर बनाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है जननी सुरक्षा योजना के बारे में। ये एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का। ऑब्जेक्टिव है मैटरनल और न्यू लेटर मोर्टेलिटी को कम करना पुअर प्रेग्नेंट वुमेन में। एम करता है ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को पुअर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाया जाए सिक इन्फेंट्स को उनकी जो जन्म है उससे 1 साल के विद इन। आपको बताना है कि गिवन स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट हैं। हमारा अगला स्टेटमेंट है कि जो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का पार्ट बनना बिना रजिस्टर किए, वो इंडिया में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट या फिर पार्टिसिपेटरी नोट के जरिए? सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब मैं पोस्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। उस टेलीग्राम चैनल तक जाने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर एक कमेंट पिन होगा, उसमें एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पूरे सेशन की PDF भी मैं वहीं पे अपडेट कर दूंगा जो आपके रिवीजन के काम आ जाएगी। तो आज का सेशन यहीं पे फिनिश होता है। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।